Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial. So guys, in this video we are going to start our very new chapter which is gravitation. तो भाई इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर अप कर रखे हैं, तो अब बारी है ग्रेविटेशन को समझने की। यार बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक चैप्टर है। बेसिक इन द सेंस ये हम लोग शायद क्लास 8 और 9 से स्टडी करते चले आ रहे हैं, सिर्फ उसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे समझना है। चीज़ें उतनी ही हैं, चीज़ों में कहीं वेरिएशन नहीं आए, बट स्टिल इस बारी हम लोग देखिए थोड़ा सा इसको और डीपली जाके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, कैसे है, कहाँ कैसे चेंजेस आ रहे हैं। या ग्रेविटी और ग्रेविटेशन दो बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं, लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये नहीं पता होता है, बस सीधी सी चीज़ समझ में आती है भाई कोई भी चीज़ ऐसे हवा में लटकी नहीं रह सकती। हवा में आपकी कोई भी चीज़ आपने ड्रॉप की तो क्या होगा, वो सीधे ज़मीन पे आएगी। क्यों? ग्रेविटी। बस यार ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या सिर्फ अर्थ के पास ग्रेविटी है या बाकी सारे प्लैनेट्स के पास है? ये सब कुछ हम लोग समझने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे किस चीज़ को, ग्रेविटेशन को। यार ग्रेविटेशन क्या होता है देख लो, देखते चलेंगे, एक एक लाइन को समझते चलेंगे। इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। अगर हमारे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी रखी है, ये आपके यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है, तो इनके बीच काम करने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वही आपका ग्रेविटेशन है। इस फोर्स का नाम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, द अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है, द अट्रैक्शन बिटवीन द टेबल एंड द चेयर lying in a room etc are the examples of gravitation। तो कुछ आपके पास एग्जाम्पल दे दिए हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपका अगर यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है, ई फॉर अर्थ। ठीक है, अगर सन है अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ डेफिनेटली सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी अपने इलेप्टिकल पाथ पर। पाथ इलेप्टिकल होता है, ये हम लोग आगे चल के डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो भाई इन दोनों के बीच में भी तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि पहली लाइन में कह दिया यूनिवर्स में अगर कोई भी दो बॉडी है तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एंड दैट विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स है ये। यहाँ पे रिपल्सन जैसी कोई चीज़ नहीं होने वाली। आपके रूम में अगर कोई टेबल और चेयर रखी है तो उसके बीच भी एक्ट कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स, वहाँ भी ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा है, लेकिन शायद ये चीज़ें आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रही, इसलिए क्योंकि इस फोर्स की वैल्यू बहुत कम है। सोचिए फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती तो क्या होता, यार जो रूम में आपकी टेबल और चेयर रखी है ना, जाके एक साथ मिल जाते। ठीक है, अट्रैक्ट कर लेता वो इफेक्ट आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, तो आई होप ग्रेविटेशन क्या था ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटी। यार ग्रेविटी क्या है? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन और नियर इट्स सरफेस। ये सपोज कर लो आपका अर्थ है, ठीक है, तो इसके आसपास जितने भी एरिया है, जिस एरिया में कोई बॉडी रखी है और अर्थ उसको अट्रैक्ट कर ले, ठीक है, अर्थ अट्रैक्ट कर ले, वो क्या कहलाएगा? ग्रेविटी। फिर से ध्यान दो, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन और नियर इट्स सरफेस। या तो इसकी अर्थ के सरफेस पे या सरफेस के पास। ठीक है, कोई भी बॉडी रखी है उसमें और अर्थ में, इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसका नाम है ग्रेविटी। अ बॉडी थ्रोन अप फॉल्स बैक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कोई बॉडी अब थ्रो करो अपवर्ड डायरेक्शन में, कुछ देरी बाद वो नीचे आ जाती है। क्यों आती है? हमने तो नहीं बुलाया था, हमने तो फेंक दिया था ना कि जाओ यार जाओ, यहाँ से जाओ, लेकिन वो नीचे आई। रीज़न क्या था? अर्थ में और उस बॉडी में एक फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट किया। ठीक है, वही क्या था? दैट वॉज ग्रेविटी। आई होप अब आपको ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। कम टू द नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। यार ग्रेविटी और ग्रेविटेशन की बात हो और न्यूटन जी का नाम ना है, इम्पॉसिबल। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक पॉइंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो चलो यार इसको समझते हैं।
ये क्या कह रहा, दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल, कि आपके यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं सब दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। किस फोर्स से, विद अ फोर्स एफ विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सपोज कर लो आपके यूनिवर्स में दो बॉडीज हैं, अभी फिलहाल मेरे पास ये दो बॉडी है, दो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, एक का मास m1 दूसरे का m2, ठीक है, एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। तो क्या कह रहा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, जो कि दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये फोर्स जो है आपका इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कम टू द नेक्स्ट वन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल से इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स, तो ये जो लाइन ऑफ जॉइनिंग द पार्टिकल ये है ना, इसी लाइन पे एक्ट करेगा फोर्स एफ, यही फोर्स एफ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। एक चीज क्लियर हो गई, न्यूटन जी ने आपको बता दिया कि अगर आपके पास कोई भी दो बॉडीज हैं ऑफ मासेस m1 m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा F, सबसे पहली चीज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने बनाया था, एंड इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, लाइक दिस। सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, F आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के, ठीक है। तो आपको पता है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चाहिए। तो चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अपने। क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, वेयर जी इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, कैपिटल जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। कई बार ये आपको देखने को मिलेगा, ये इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यूनिट की बात कर लें, जी है, जी को हाईलाइट कर दो यार, ये जी लिखा है, अब जी का यूनिट सोचो क्या हो जाएगा, यूनिट, डायमेंशन, वैल्यू, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यूनिट बताओ, यहाँ से अगर हम लोग यूनिट लिखें, एफ का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन, आर स्क्वायर इस साइड गया, एफ के साइड क्या हो जाएगा, न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर m1 m2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, न्यूटन बोले तो mlt -2 होता है, तो mlt -2, इसका mlt -2, इसका L2, तो ml3, और यहाँ पे m -2, तो m -1 L कितना हो गया 2 3, L3 t -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट बता दिया है, आप आराम से बैठ के सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपका भी इतना ही आएगा। कई बार पूछ लेता है सीजे सिस्टम में क्या इसका यूनिट हो जाएगा, या कन्वर्जन पूछ लेता है जी का तो ये कन्वर्जन वगैरह बहुत बेसिक सी चीज़ें ये आपको आती रहेंगी। तो चलिए अब जी को डिफाइन भी कर लेते हैं। जी को डिफाइन करने से पहले जी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। चलो जी की वैल्यू भी बता देते हैं यहीं पे। इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मुझे, या इट्स वैल्यू इज जी इज इक्वल्स टू क्या होता है यार 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट कितनी थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी
स्क्वायर, ये यूनिट होती है। तो जी की वैल्यू इतनी है, आपको दिख रहा होगा पावर में 10 टू द पावर -11 आ रहा है, जिसकी वजह से ये वाला जो फोर्स था, एक सेकेंड, लिखा नहीं है, चलो यहाँ पे लिखती हूँ, वापस लिख लेती हूँ। F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस g की वैल्यू में 10 टू द पावर -11 आया ना, इसलिए इस फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो गई। इसलिए आपको नहीं दिख रहा है कि आपके रूम में जो टेबल और चेयर या मतलब बुक और पेन आपने रखी है, आप अलग अलग कर दो, फिर भी क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है इनके बीच। या कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपके आसपास आपको दिख रहे हो, तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा, वो ना दिखने का रीज़न सिर्फ ये है, जी की इतनी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन। अब डेफिनेशन, यार यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे वो देख लो। द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोले तो कैपिटल जी may be defined as the force of attraction between two bodies of unit mass each other and placed unit distance apart। ओके यार, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे रहा है, अभी देखो अभी समझ में आता है। F का फॉर्मूला कितना होता है यार, G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसी में देखो हम लोग आगे क्या काम करने जा रहे हैं। if m1 is equals to m2 is equals to 1 unit, 1 unit बोले तो 1 kg, ठीक है, and distance r is equals to again 1 unit, ठीक है, then क्या आ जाएगा, f is equals to g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, बोले तो F इज इक्वल्स टू G। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो फोर्स है, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोले तो G, ये वो फोर्स है जो कि, इस स्लाइड पे देखिए, ये वो फोर्स है जो कि 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के दो ऑब्जेक्ट के बीच लग रहा है, जिनका डिस्टेंस 1 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने MKS सिस्टम के लिए यूनिट कंसीडर कर लिया है, तो यहाँ पे हर बारी किलोग्राम और मीटर इसलिए लिख रखा है। ठीक है, तो देखिए 1 किलोग्राम की आपकी दो बॉडीज हैं जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखी होंगी, तब उसके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा दैट विल बी आर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इतना इजीली हम लोगों ने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, आई डोंट थिंक कि यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये बहुत सही चीज़ है, इसको हमेशा याद रखिएगा। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर ने आपके 3 नियम बताए थे, केपलर साहब ने, ये तीनों नियम के अकॉर्डिंग ये सारे प्लैनेट फॉलो करेंगे, मतलब करते हैं, नॉट करेंगे। ऐसा क्या होता है, देखिए आपको इसमें सब कुछ बता दिया जाएगा कि कोई प्लैनेट अगर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा, उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, उसके टाइम पीरियड पे कहाँ वेरिएशन आ सकता है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यार इसका डिस्टेंस कम है लेकिन इसका टाइम पीरियड ऐसा है वैसा है, ये है वो है, इस टाइम में टाइम पीरियड घट जाता है बढ़ जाता है, तो क्या वेदर का इफेक्ट पड़ता है, डिस्टेंस का इफेक्ट पड़ता है, किन किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है या क्यों पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होने वाली हैं। तो चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का क्या नियम दिया देख लो यार, क्या कह रहे हैं, ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द टू फोकी। एलिप्स पहले समझ लेते हैं नहीं ये ज़रूरी है। ये आपका जो ओवल शेप की जो बॉडी होती है, लेट मी रेज, या ऐसी ओवल शेप की जो बॉडी होती है इसको बोलते हैं एलिप्स, ELLIPSE ये लिखा है मैंने ये एलिप्स होता है। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू ज़्यादा है, वाई एक्सिस पे ये कम फैला हुआ है। मतलब कि ये अगर मैं इस डिस्टेंस को कह दूँ 2a,
तो आप कहोगे डेफिनेटली 2a की वैल्यू ज़्यादा है 2b से। तो इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 2a है और इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 2b है। तो जो ज़्यादा है, जिस एक्सिस पे डिस्टेंस ज़्यादा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस हमारा क्या हो गया, मेजर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस। उसी जगह पे वाई क्या हो गया, वाई हो जाएगा हमारा माइनर एक्सिस। ठीक है, वाई विल बी माइनर एक्सिस। फिर से देखते चलो यार, ये लाइंस वगैरह सीधे कर लेना, उसके लिए परेशान मत हुआ करो, उतना तुम लोगों को आता है। एक्स यहाँ पे क्या बना, मेजर एक्सिस। ठीक है, वाई क्या बना, माइनर एक्सिस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बोले तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस ये कितनी थी, 2a। 2a इज द डिस्टेंस ऑफ मेजर एक्सिस। अगर मेजर एक्सिस की डिस्टेंस 2a है तो आपसे सेमी मेजर एक्सिस पूछेगा तो कितना होगा, सेमी मेजर एक्सिस विल बी a। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 2b। ठीक है, अगर आपकी माइनर एक्सिस की डिस्टेंस 2b है, ठीक है, माइनर एक्सिस की डिस्टेंस 2b है तो सेमी माइनर एक्सिस की डिस्टेंस विल बी b। अब कह रहे एलिप्स में आपकी दो फोकस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फोकस इधर, सेकंड फोकस इधर, तो दो फोकस होते हैं। क्या कहा है, फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ ऑर्बिट, उसमें ये बताया है कि आपका सन दोनों में से किसी भी एक फोकस पे फिक्स रहेगा। जैसे इस वाले फोकस पे, इस वाले पे सपोज कर लो क्या है हमारा, सन प्लेस्ड है। तो जितने भी प्लैनेट हैं सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करेंगे हमेशा ही। ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आ जाइए फिर से देखिए डायग्राम को अपने, दिस वन। ठीक है, तो देखो फिर से देख लो, ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द टू फोकी। दो में से किसी एक फोकस पे सन को फिक्स कर दो, मैंने ये वाले पे सन को प्लेस कर दिया। ठीक है, और सारे के सारे जो प्लैनेट हैं इसी के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करेंगे। ये देखो 2a लिखा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, 2b लिखा है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ये चीज़ें अब तुम लोगों को क्लियर हो गई हैं। ना बताया होता मैंने इलिप्स क्या होता है तो आप लोगों को समझ में ना आता। इलिप्स की ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। जो मैथ्स लिए हैं वो आगे उनको मिल जाएगा, कॉनिक सेक्शन में वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इलिप्स क्या होता है। ठीक है, कॉनिक है, पार्ट है भाई कोन का, कट करने पे बनता है। चलो ये सब हम लोग बात नहीं करेंगे, वो मैथ्स वाले अपना पढ़ेंगे। अब आगे आते हैं लॉ ऑफ एरिया। यार 1 2 3 लॉ है और तीनों बहुत दमदार लॉ हैं। ठीक है, तो तीनों पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझने। ये क्या कह रहा है, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। फिर से एक बार पढ़ लो समझ में आ जाएगा। सॉरी, द रेडियस वेक्टर drawn from the sun to a planet sweeps out equal areas in equal interval of time। चलो भाई इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो ये ड्रॉ कर लो, ये है तुम्हारा सपोज कर लो इलिप्टिकल पाथ, इस पे यहाँ पे बैठा हुआ है सन, S स्टैंड्स फॉर सन। ये है आपका प्लैनेट P, ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो क्या कहे, कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व करे वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप्स आउट कवर करेगा। तो अगर सपोज करो, कलर चेंज करते हैं हम लोग ये डेल्टा टी टाइम में या टी टाइम में ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो फिर से उतने ही टाइम में टी टाइम में इधर तो ज़्यादा एरिया कवर करना चाहिए ना, इस पॉइंट से इधर आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया, तो दोनों ही एरिया जो होंगे वो इक्वल होंगे। ये वाला एरिया टी टाइम में ही कवर किया है ना, ये जो डार्क कर रही हूँ ये ग्रीन एरिया और ये वाला ग्रीन एरिया इक्वल होगा। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। फिर से देख लो,
it sweeps out equal areas in equal interval of time. Yes. Yeah. Planet sweeps out equal areas in equal interval of time. अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे टाइम इंटरवल, यहाँ पे टाइम इंटरवल आपका t है, यहाँ पे भी t है, तो भाई दोनों ही बारी आप एरिया तो इक्वल ही कवर करोगे ना, अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो ये एरिया, इस बार ये एरिया इक्वल होगा इस एरिया के। बोले तो एरियल वेलोसिटी, क्या नाम दिया, एरियल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी अपनी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था केपलर का सेकंड लॉ। आगे बढ़ते हैं, थर्ड लॉ को समझते हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स। ये क्या कहने, देखिए इसके अनुसार क्या होने वाला है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट around the sun is proportional to cube of semi major axis of elliptical orbit। फिर से देख लो, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट। सपोज करो स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब टाइम पीरियड, सपोज करो t है, स्क्वायर और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, किसी प्लैनेट के लिए पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अगर t है तो उसका स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा अराउंड द सन। ठीक है, सन के अराउंड। ठीक है, इज प्रपोर्शनल टू, ये प्रपोर्शनल होगा टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। अगर मेजर एक्सिस 2a था तो सेमी मेजर एक्सिस a हुआ, इसके क्यूब के प्रपोर्शनल होगा। t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू a क्यूब वेयर t इज टाइम पीरियड ऑफ द, टाइम पीरियड किसका है, टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, यस, revolving around the sun, and a is the semi major axis of its semi major axis of its elliptical path। तो elliptical path के लिए semi major axis a था आपका और t आपका था टाइम पीरियड। तो इसके अकॉर्डिंग, केपलर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, t स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। आई गेस ये तीनों लॉज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इन सारी चीज़ों को फिर से रिकॉल करते रहिएगा टाइम टू टाइम। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय।